हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया था यथार्थ हॉस्पिटल का, जो कि पूरा पूरा शूट तो मैंने कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी रीजन से वो पूरी तरीके से अपलोड नहीं कर पाया था मैं उसको यूट्यूब के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने अपलोड कर दिया। बाद में मैंने शाम को जब उसको क्रॉस चेक किया वीडियो को, तो देखा मैंने उसमें केवल 11 मिनट का ही वीडियो अपलोड हुआ है, जबकि वो एक्चुअल वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का था। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि आज उसी वीडियो को, आगे जो पार्ट छूट गया है उसको दोबारा रीशूट कर रहा हूँ, मैं दोबारा उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है उसके बारे में डिटेल में, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं इनका बिजनेस मॉडल, बाकी इनके जो स्पेसिफिकेशन है उनको जा करके देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम वीडियो का जस्ट उनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, एंड देन उसके बाद हम उनका कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनका थोड़ा सा जो बिजनेस मॉडल है उसको। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके टोटल 8 हॉस्पिटल्स हैं। ये एक नॉर्थ इंडिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाने वाली चेन है। एंड इनके टोटल 8 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 7 हॉस्पिटल इनके नॉर्थ इंडिया में है और एक हॉस्पिटल इनका जो ओरछा एंड झांसी में है। तो जो इनके दोस्तों 7 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो इनका एक 200 बेड का हॉस्पिटल है ग्रेटर फरीदाबाद में, फिर एक 400 बेड का हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, एंड 300 बेड का एक हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में दिल्ली में। एंड नोएडा एक्सटेंशन में इनका एक 450 बेड का हॉस्पिटल है। नोएडा में इनका 250 बेड का एक हॉस्पिटल है। एंड ग्रेटर नोएडा में इनका एक 400 बेड का हॉस्पिटल है। और रिसेंटली इन्होंने 2025 में आगरा में एक हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया है, जिसमें 250 बेड्स की कैपेसिटी है, और वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। फरवरी में वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड उनका जो रेवेन्यू है वो फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा अभी यथार्थ हॉस्पिटल का, उसमें इंक्लूडेड रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इनके पास टोटल बेड कैपेसिटी देखें तो लगभग 2500 बेड्स हैं इनके पास, 2550 बेड्स हैं इनके पास। एंड इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है 32,757 रुपीज के आसपास है। मीन्स लगभग 33,000 रुपीज के आसपास है। एंड अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी रेट देखते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी, तो वो 66% है। एंड अगर आप पिछले 4 सालों का रेवेन्यू CAGR इनका देखते हैं तो 40% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। एंड पिछले 4 सालों का अगर आप इनका इबिटा CAGR देखें तो 35% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। एंड अगर आप इनका पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR देखते हैं तो 61% के CAGR से ये ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस समरी देखते हैं तो उसमें जो इनका रेवेन्यू है वो 46% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से लगभग 15% के रेट से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका मेडिकल कंज्यूमेबल्स और फार्मेसी वाला सेगमेंट देखते हैं तो उसमें 48% की ग्रोथ आई है। एंड अगर Q2 से कंपेयर करें तो उसमें 11% की ग्रोथ आई है। एंड दोस्तों, अगर आप इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेज है उसको देखें तो 49% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस देखें तो उसमें 18% की ग्रोथ आई है। और उसके पीछे मेजर रीजन ये है दोस्तों कि इन्होंने जो 2 नए हॉस्पिटल्स हैं इनके, न्यू दिल्ली में एंड फरीदाबाद सेक्टर 20 में, वहां पर नए डॉक्टर्स और नया स्टाफ इन्होंने हायर किया है, जिसकी वजह से इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेज है वो बढ़ गया है। एंड जो इनके अदर एक्सपेंसेज है दोस्तों, उसमें 51% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो उसमें 15% की ग्रोथ है। और अदर एक्सपेंसेज में खर्च भी वही है कि जो नए ऑपरेशन, नए हॉस्पिटल्स आप ओपन करते हो, उनको रन करने के लिए आपको जो कॉस्ट है वो अपफ्रंट लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनके जो अदर एक्सपेंसेज है वो 51% से बढ़ गए हैं। एंड दोस्तों, अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो 2% घट गया है अप्रोक्सीमेटली। इसके पीछे भी रीजन यही है दोस्तों कि जो नए हॉस्पिटल आपने ऑपरेट किए हैं तो आप शुरू से ही पूरी तरीके से इबिट्टा मार्जिन वहां पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको शुरू में लो इबिट्टा मार्जिन बेसिस पर आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करने पड़ते हैं। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से अभी इनका इबिट्टा मार्जिन थोड़ा कम है, घट गया है लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से कंपेरेटिवली 2% अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये धीरे धीरे मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसको ये बढ़ा लेंगे। एंड अगर आप इनका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट देखते हैं तो 42% से ग्रो हुआ है। और अगर आप दोस्तों इनका फाइनेंशियल कॉस्ट देखें तो उसमें 51% की कमी आई है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम चुकाया है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने कर्ज को चुकाया है। और दोस्तों, अगर आप इनका अदर इनकम देखते हैं तो उसमें 86% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 42% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें 41% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस है इनका। और दोस्तों, जो इनका क्वार्टर 3 में भी रिजल्ट आया, इसमें जो इनका रेवेन्यू है उसमें 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके दोनों नए हॉस्पिटल से कंट्रीब्यूट हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली वाला और फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल, जिसको जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर 3 में ही ऑपरेशनलाइज हुआ है। एंड क्वार्टर 3 का रेवेन्यू इसमें ऐड हुआ है, तो उसने टोटल कंट्रीब्यूशन 9% ऑफ टोटल रेवेन्यू दिया है। और दोस्तों, जो इनका ऑक्यूपेंसी रेट है उसको अगर कंपेरेटिवली आप देखते हैं तो जो इनका ग्रुप लेवल का जो ज्वाइंट ऑक्यूपेंसी देखें तो 67% है। एंड
आप इसमें Q3 में जो नोएडा वाला इनका हॉस्पिटल उसमें ऑक्यूपेंसी 91% रही है, ग्रेटर नोएडा में 74% ऑक्यूपेंसी रेट रहा है एंड इसके अलावा जो नोएडा एक्सटेंशन उसमें 61% ऑक्यूपेंसी रहा है इनका एंड जो आप जो फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला अगर हॉस्पिटल देखते हैं तो उसमें इनका ऑक्यूपेंसी 43% रहा है, न्यू दिल्ली में 38% ऑक्यूपेंसी रही है। तो ओवरऑल इनका जो ऑक्यूपेंसी रहा है ग्रुप लेवल पर 67% रहा है। और दोस्तों इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो 10% ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के Q3 के कंपेरेटिवली और वो बढ़ करके अभी लगभग 34,000 रुपीज के आसपास हो गया है। और मैनेजमेंट दोस्तों अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बता रहा है कि जो यथार्थ हॉस्पिटल है वो हाई वैल्यू सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट वाले जो फीचर्स हैं वो अपने सारे हॉस्पिटल्स में ऐड कर रहे हैं। हाई वैल्यू सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले ट्रीटमेंट होते हैं या जो अदर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं उस तरीके के ट्रीटमेंट ये अपने सारे हॉस्पिटल्स में ऐड कर रहे हैं और उसमें उस टाइप के ट्रीटमेंट अपने सारे हॉस्पिटल में करने के लिए इनको लेटेस्ट एंड एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि जो ये अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेटेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजी परचेज करने में कर रहे हैं। और दोस्तों जो इनका पुराना हॉस्पिटल है नोएडा एक्सटेंशन वाला वहां से इनको हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आ रहा है। वहां से लगभग अगर आप आरपोप देखते हैं तो 44,000 रुपीज है एंड जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 16% अप है। इनका जो ग्रुप लेवल पर आरपोप है वो 10% अप हुआ है, लेकिन जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है नोएडा एक्सटेंशन वाला उसमें जो आरपोप है वो 16% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इसमें अगर आप देखें तो जो 70% कंट्रीब्यूशन है वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का है। इनका जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है और वहाँ पर सारी एडवांस मशीनरी है, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर 70% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इनके सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से आते हैं। एंड इनके जो अदर हॉस्पिटल्स है जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स नए वाले हॉस्पिटल्स में भी नहीं अवेलेबल है तो वो वहाँ से पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं अपने मेन हॉस्पिटल में जो नोएडा एक्सटेंशन में है। एंड इसमें भी अगर आप देखते हैं कि इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल इसमें टोटल रेवेन्यू का 18% जो रेवेन्यू है वो ऑन्कोलॉजी मींस कैंसर के ट्रीटमेंट से आया है। और दोस्तों मैनेजमेंट अपने हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल एक्सेलेंस है उसके ऊपर स्पेशली फोकस कर रहा है। ये ऐसे डॉक्टर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जिनका पूरे इंडिया में बड़ा नाम है और उसमें से इनके पास कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको नेशनल लेवल पर सर्जरी के क्षेत्र में कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स इस क्वार्टर में किए हैं, कुछ ऐसी सर्जरी इस क्वार्टर में की है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल का अप्रॉक्सीमेटली क्लोज थी, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट थे। जैसे एक सर्जरी इन्होंने किया जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि जिसमें हाथ की ऑलमोस्ट सारी नसें डैमेज हो चुकी थी एंड उसमें इन्होंने हाई प्रिसीजन इंटरकॉस्टल टू मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ट्रांसफर का यूज किया है एंड उसका यूज करके उसका जो हाथ है दोबारा उन्होंने उसका उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट किया कि वो हाथ दोबारा से उनका फंक्शनल हो गया, दोबारा से वो हाथ काम करने लगा। एंड इसके अलावा इन्होंने 13 पैरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी ट्रीटमेंट किया है, कुछ पीओईएम प्रोसीजर किए हैं, जैसे कि ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है। तो ये सारी सर्जरी जिन्होंने इस क्वार्टर में कंप्लीट की है। इसके बाद दोस्तों ये जेवर एयरपोर्ट है जो कि फरीदाबाद में डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, वहां से जो फ्लाइट्स हैं वो सर्विस शुरू हो जाएगी फ्लाइट की। तो ये जेवर एयरपोर्ट के ऊपर अपना मेडिकल टूरिज्म का कैंप इन्होंने सेटअप किया। मेडिकल टूरिज्म बेसिकली क्या है दोस्तों कि इन्होंने एक ऐसा कैंप सेटअप किया है जो इनके हॉस्पिटल्स का एडवर्टाइजमेंट करेगा, इनके हॉस्पिटल्स में क्या क्या ट्रीटमेंट है, उनके क्या क्या प्राइस है, क्या क्या उनकी प्राइसिंग है, वो चीज़ें लोगों को बताएंगे। एंड जेवर एयरपोर्ट एक्चुअली वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ से जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आएंगे या जो इंटरनेशनल पीपल्स आएंगे उनके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, उनको अपने फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे जिससे इनके बिजनेस को आगे चल करके काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। एंड इसके अलावा इन्होंने ओपीडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए कुछ कंट्रीज में, जैसे मॉरिशस में स्टार्ट कर दिया, नाइजीरिया एंड तुर्कमेनिस्तान में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड इसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज के जो डॉक्टर्स की टीम है, अलग अलग कंट्रीज का जो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो पीपल हैं उनको उनका जो है कि उनके डेलीगेशन को ये अपने हॉस्पिटल विजिट के लिए इनवाइट करते हैं और उनमें से कई कंट्रीज के डेलीगेशन इनके हॉस्पिटल में आकर के विजिट कर चुके हैं, जिसमें अफगानिस्तान का हेल्थ डेलीगेशन आया था, उज्बेकिस्तान का आ चुका है इनके पास, कजाकिस्तान का आ चुका है, अफ्रीका से कई कंट्रीज के डेलीगेशन इनके पास आए हैं। इसके अलावा इराक से भी हेल्थ डेलीगेशन इनके हॉस्पिटल्स में विजिट कर चुका है। फर्दर मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि गवर्नमेंट ने अभी जो CGHS स्कीम है गवर्नमेंट की, वो होती है बेसिकली उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो एम्प्लॉइज जो करंट एम्प्लॉइज हैं या जो एक्स एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए जो हेल्थ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उसमें प्राइस रिवीजन किया है। जो
पुरानी जो उनकी बीमारियों का पुराना जो प्राइस था उसको अपडेट करके उन्होंने कुछ प्राइस हाइक किया है। तो और इनका जो 33% बिजनेस है, 35% बिजनेस इनका गवर्नमेंट के साथ है। तो इससे इनके बिजनेस को काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये पुराने प्राइस पर अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते थे, अब वो नए प्राइसेज पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे इनका रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही बढ़ेगा। और दोस्तों मैनेजमेंट अपने जो क्लिनिकल एक्सेलेंस है उसको लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आगे भी इसी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते जाएंगे और अपने जो एक्सपेंशन है वो करते रहेंगे, एंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे। और आगे मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो Q4 जो आने वाला है उसके रिजल्ट Q3 के रिजल्ट से भी बेटर होंगे। तो दोस्तों जस्ट इमेजिन कि Q3 में इन्होंने 46% का ग्रोथ दिखाया है और वो बोल रहे हैं कि Q4 में इससे भी बेटर ये परफॉर्म करेंगे। फर्दर दोस्तों आगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू हो जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था इनके रेवेन्यू मिक्स को लेकर के, तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि हमारा जो 33% रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट से आता है, एंड हमारा 35% बिजनेस हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके बदले में इनको पैसे पे करती है। एंड इसके अलावा 33% इनका जो बिजनेस है वो कैश में होता है, एंड 33% बिजनेस इनका इंश्योरेंस से आता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है टीपीए, उनसे आता है। तो जो 33% पैसा कैश है और जो 33% में जो लगभग 66% 65% जो इनका पैसा है वो तो तुरंत मिल जाता है, इंश्योरेंस वाला पैसा भी इनको तुरंत मिल जाता है, और जो कैश में ट्रीटमेंट होता है वो पैसा भी इनको एडवांस में मिल जाता है। बाकी जो बिजनेस इनका गवर्नमेंट के साथ 35% है वो पैसा इनको मिलने में लगभग 200 डेज के आसपास लगते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रिसीवेबल डेज अगर आप देखते हैं तो लगभग 115 दिनों के आसपास ओवरऑल है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अपने रिसीवेबल्स को घटाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ इनका बिजनेस है उसको घटा रहे हैं। इनके जो दो नए हॉस्पिटल है जो कि फरीदाबाद सेक्टर 20 और मॉडल टाउन नई दिल्ली वाला हॉस्पिटल है, इन दोनों हॉस्पिटल्स में ये गवर्नमेंट का जो रेशियो है इसको कम रख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम इन्होंने 18 से 20% ही गवर्नमेंट का रेशियो तय किया है कि इतना ही बिजनेस करेंगे इन दोनों हॉस्पिटल के साथ। बाकी पुराने जो इनके हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इनका ज्यादा इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, उन हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट के पोर्शन को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और जो अभी ओवरऑल रेशियो इनका 35% है गवर्नमेंट के साथ, इसको अगले 2 से ढाई सालों के अंदर ये घटा करके 25 to 28% पर लेके आ जाएंगे, जिससे इनका रिसीवेबल डेज भी घट जाएगा। फर्दर आगे दोस्तों इन्होंने अपनी बेड कैपेसिटी के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि अभी हमारे पास लगभग 2500 बेड्स की कैपेसिटी है, एंड अगले 3 सालों के अंदर हम इस बेड कैपेसिटी को डबल कर लेंगे, यहाँ से 2500 से 5000 कर देंगे। मतलब अगले 3 सालों के अंदर इनकी बेड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 5000 बेड्स हो जाएगी। एंड उसके लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग, एंड ये अगले 3 सालों के अंदर होगी। एंड इसके बाद जो इनका बेड ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अगले 4 से 5 सालों के अंदर, मतलब ये 5000 बेड्स का हॉस्पिटल अगले 3 साल में बना लेंगे, लेकिन बेड को फुल्ली ऑपरेशनलाइज होने में 4 से 5 साल लगेंगे। एंड आगे फर्दर इन्होंने ये बोला कि हमारे बैलेंस शीट के ऊपर 200 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, और अगर हमको किसी नए हॉस्पिटल्स को एक्वायर करना पड़ता है, कहीं नए किसी रीजन में अपने नए हॉस्पिटल्स ओपन करने पड़ते हैं, तो हमारे पास 200 करोड़ तो कैश पड़ा है। बाकी हम क्या करेंगे, अपने इंटरनल एक्यूरल से लेंगे, और अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल एजेंसी से हम लोन भी ले सकते हैं। फिर आगे इन्होंने अपने कैपेक्स पर बेड के बारे में बताया कि एक बेड को लगाने में कितना पैसा इनका खर्च होता है। इन्होंने बोला कि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, नया लैंड नहीं खरीदना है, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में अगर हम ब्राउनफील्ड कैपेक्स करते हैं तो वहां पर हमारा जो पर बेड का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 50 से 60 लाख रुपए पड़ता है। मतलब एक बेड का सेटअप करने में इनको, एक आईसीयू बेड का सेटअप करने में 50 से 60 लाख रुपए इनके खर्च होते हैं। एंड जो इनके नए हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में हो गया दिल्ली में, या फिर जो सेक्टर 20 फरीदाबाद में है नए हॉस्पिटल्स, या जो आगरा में नया हॉस्पिटल अभी इन्होंने एक्वायर किया है, इन हॉस्पिटल्स में एक बेड का कैपेक्स करने में 80 से 90 लाख रुपए का खर्च आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली इन्होंने लैंड एक्वायर की है जो कि पहले की लैंड की तुलना में काफी महंगी मिली है। इसके बाद अभी जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स है, उनके भी कॉस्ट बढ़ गया है कंपेयर टू पहले, तो जिसकी वजह से इनका जो अब का कैपेक्स का खर्च आता है वो 80 से 90 लाख रुपए पर बेड आता है, और जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनमें इनका 50 से 60 लाख रुपए पर बेड है। फर्दर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय है, आपके पास कोई पेशेंट अगर कैश में ट्रीटमेंट कराने आए और कोई पेशेंट आपके पास इंश्योरेंस से के थ्रू ट्रीटमेंट कराने आए, तो क्या आपके प्राइसेज में फर्क है? उन्होंने बोला बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले ही हमारा जो प्राइस लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, ओपन है, हम सबको बता देते हैं। एंड चाहे वो आपको इंश्योरेंस के जरिए आप हमारे पास ट्रीटमेंट कराएं या कैश में ट्रीटमेंट कराएं, आपका जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा। फर्दर दोस्तों आगे इन्होंने अपने दिल्ली हॉस्पिटल के ऑक्यूपेंसी के बारे में बताया कि उसका ऑक्यूपेंसी 38% है, और जो इनका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला नया हॉस्पिटल है उसमें ऑक्यूपेंसी इनकी 43% है।
एंड जो इनका आगरा वाला रिसेंटली स्टार्टेड हॉस्पिटल है उसमें टोटल बेड कैपेसिटी 250 बेड्स की है, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखते हैं तो जो उसमें ऑपरेशनलाइज बेड्स हैं, जो एक्टिव बेड्स हैं वो लगभग 150 के आसपास हैं। एंड वहाँ पर अभी ऑक्यूपेंसी इनकी काफ़ी कम है, लेकिन उसको ये फर्दर मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर बढ़ा करके उसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसको 50% तक लेके जाएंगे। एंड जो इनका आगरा वाला हॉस्पिटल है दोस्तों, उसके बारे में इन्होंने उसके आरपोब के बारे में बताया कि 26,000 रुपये है आरपोब उनका, और उसको बढ़ा करके अगले क्वार्टर में 30 से 32,000 रुपये के आसपास लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर कुछ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स ऐड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, जिससे इनका आरपोब बढ़ जाएगा। एंड जो इनका आगरा वाला हॉस्पिटल है वैसा एडवांस हॉस्पिटल अगले आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं है। एंड फर्दर दोस्तों इन्होंने ये बताया कि हम जब कोई नया हॉस्पिटल एक्वायर करते हैं तो उसमें 15 मंथ लग जाते हैं उसको प्रॉफिटेबल होने में। एंड लेकिन जो आगरा वाला हॉस्पिटल है वो इनका डे वन से प्रॉफिटेबल है ये, और क्योंकि वो ऑलरेडी रनिंग हॉस्पिटल था जो कि कोई और प्रमोटर चला रहा था, उससे इन्होंने परचेज कर लिया, उसके एक्विजिशन कर लिया उन्होंने, तो वो ऑलरेडी डे वन से प्रॉफिटेबल है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो आगरा वाला हॉस्पिटल है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया है, मतलब उसको महंगा खरीदा इन्होंने। और दोस्तों फर्दर मैनेजमेंट ने अपने जो Q3 में रेवेन्यू है इसमें बताया कि इसमें अगर आप देखें तो हमारा ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के ट्रीटमेंट से लगभग 85 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और अगर आप उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो 63 करोड़ का था। एंड 4 साल पहले जो हमारा ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था केवल 4% था, जो अभी बढ़ करके लगभग 10% हो चुका है, और इसको अगले 1.5 से 2 साल के अंदर बढ़ा करके 15% तक ले जाने का इनका टारगेट है। फर्दर ऑन्कोलॉजी के ऊपर तो इनका फोकस है ही, इसके साथ साथ कुछ और ट्रीटमेंट जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरो सर्जरी है, या जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, इनके ऊपर भी मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, और इनके ऊपर भी मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि जो इनका रेवेन्यू है इन सारे सेगमेंट से भी इनका बढ़ता रहे। फर्दर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट कितने दिनों में डिस्चार्ज हो जाता है एडमिट होने के बाद, तो वो लगभग 4.3 डेज के आसपास है, और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इसको अगले 2 से 3 सालों में ये उसको घटा करके लगभग 3 से 3.5 दिनों के अंदर कर देंगे। उसके पीछे रीजन ये दोस्तों, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है उसका खर्च तो फिक्स होता है, आप 2 लाख रुपए का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च है तो वो रहेगा। आपको 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए, या 5 दिन के अंदर डिस्चार्ज करें, या 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज करें, वो कॉस्ट तो सेम ही रहती है। तो इनका जो बेड है वो ऑक्यूपाइड रहता है वो एक्स्ट्रा डेज में, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम उसको घटाएंगे ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़े और हमारा जो मार्जिन है वो भी बढ़े। और दोस्तों इनका अगर पहले आप इबिटा देखते हैं तो जो इनका पहले इबिटा मार्जिन है वो 28 से 29% हुआ करता था, लेकिन इन्होंने 2 हॉस्पिटल जो नए वाले एक्विजिशन किया अभी रिसेंटली, इसके बाद इनका जो इबिटा मार्जिन है घट करके 24 से 25% हो चुका है, क्योंकि वहां पर नए हॉस्पिटल्स में आप इबिटा मार्जिन आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम मार्जिन लेके आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका इबिटा मार्जिन घट के 24 से 25% हो गया है। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ये अगले 3 से 4 सालों तक ये इबिटा मार्जिन हमारा ये 24 से 25% ही रहेगा, क्योंकि हम अगले आने वाले कुछ 2 3 4 सालों तक हम नए बेड्स अपने साथ ऑनबोर्ड करेंगे, नए हॉस्पिटल्स का एक्विजिशन करेंगे। तो जो 2 नए हॉस्पिटल हमने अभी स्टार्ट किया है इससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ेगा, तो जो नए हॉस्पिटल्स हम और एक्वायर करेंगे उनसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फिर से कम से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इबिटा मार्जिन है ये 24 से 25% अगले 3 से 4 सालों तक रहेगा। इसके बाद एक बार हमारा बेड कैपेसिटी 5000 हो गया, उसके बाद हम फिर इस इबिटा मार्जिन को बढ़ा करके पुराना जो लेवल है 28 से 29% वहां पर लेके जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है उसका ग्रोथ गाइडेंस दिया कि 10% के रेट से वो बढ़ता रहेगा। फर्दर दोस्तों इन्होंने अपने सारे हॉस्पिटल्स का आरपोब के बारे में डिटेल दिया। इन्होंने बोला कि जो इनका न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसमें 40,000 का आरपोब आता है, फरीदाबाद सेक्टर 20 में इनका 36,000 का आरपोब आता है, एंड अगर आप ग्रेटर नोएडा देखें तो उसमें 39,000 का आरपोब है, और वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% से ग्रो हुआ है। नोएडा हॉस्पिटल देखते हैं तो उसमें 31,000 का इनका आरपोब है, और वो 8% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर झांसी ओरछा वाला हॉस्पिटल देखें तो इसमें इनका जो आरपोब है सबसे कम है, लगभग 14,000 इनका आरपोब है, और ये भी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो इबिटा इस साल रहा है, इस क्वार्टर 3 में रहा है, वो अब तक का हाईएस्ट एवर रहा है। एंड अगर आप इसको देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 35% की ग्रोथ है। और जो हमारा एडजस्टेड इबिटा देखें दोस्तों तो वो 29.2% है, और उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो 2 नए हॉस्पिटल ओपन किए तो वहां पर इबिटा मार्जिन अभी कम है। एंड नेट प्रॉफिट इनका 41% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है, एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अपने ग्रोथ मोमेंटम को ये आगे कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहेंगे। फर्दर इन्होंने ये बोला कि हम
अपने ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, वहाँ पर बेड कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, और ये अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नया लेबर कोड गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है मिनिमम वेजेज का, उससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, तो मैनेजमेंट ने बोला कि उससे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है। एंड हमारा जो अदर एक्सपेंसेज है वो शार्प इंक्रीज हुआ है। उसके बारे में उन्होंने बोला कि हमारा जो अदर एक्सपेंसेज शार्प इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ नए हॉस्पिटल्स अपने साथ ऐड किए, उनमें नया स्टाफ ऐड किया, नए डॉक्टर्स अपने साथ ऑनबोर्ड किए, जिसकी वजह से हमारा जो अदर एक्सपेंसेज है वो बढ़ गया है। और कैपेक्स के बारे में उन्होंने बता दिया कि अगले 5 सालों में 5,000 बेड कर लेंगे ये, और उसके लिए 1,500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। और कंपटीशन के बारे में दोस्तों इन्होंने बोला कि कंपटीशन हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि जब नए कंपटीटर किसी रीजन में आते हैं तो वहां पर वो एरिया डेवलप होता है, नए लोग आकर के वहां बसते हैं और नए पेशेंट्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। तो कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है, बस हमको अपने कंपटीटर से अवेयर रहना पड़ेगा कि नया हमारा जो कंपटीटर है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी ला रहा है, किस तरीके के ट्रीटमेंट्स के लिए एडवांस मशीनरी लेके आ रहा है, तो उससे आपको अवेयर रहना पड़ता है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे रीजन में अभी नए नए, उन्होंने पिछले 2-3 सालों के अंदर 3-4 नए ब्रांडेड हॉस्पिटल्स एंटर किया है उन्होंने हमारे टेरिटरी में, तो हम उनके लिए फुल्ली अवेयर हैं, हम उनके ऊपर पूरा वॉच किए हुए हैं कि किस तरीके के ट्रीटमेंट वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि हम कॉम्पिटिटिव बने रहें। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो ये इन कॉम्पिटिटर्स के आने के बाद भी हमने 30% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो किया है, तो आगे भी प्रोबेबली हम 30% के रेट से ग्रो करते रहेंगे। फर्दर आगे डॉक्टर्स के मूवमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत सारे डॉक्टर्स इनके पास से छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करते हैं, तो उसके ऊपर इनका क्या विचार है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये तो देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये तो होता ही रहता है इस फील्ड में, क्योंकि जब हम भी नए थे, हम जब अपने नया हॉस्पिटल्स ओपन किए थे, तो हमने भी किसी दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जो फेमस डॉक्टर्स थे, उनको अपने साथ ऑनबोर्ड किया था, और जो नए ब्रांडेड प्लेयर और आ रहे हैं वो भी कुछ हमारे डॉक्टर्स को एक्वायर वो भी कर रहे हैं, हम भी कुछ उनके डॉक्टर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। एंड ये साइकिल है, ये चलता ही रहता है, इसमें ये बिजनेस का मॉडल है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आज भी देखें तो आप तो पूरे रीजन के सबसे जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं, और हम कंटिन्यूसली अच्छे डॉक्टर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं। फर्दर इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इशू थे इनके पहले, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो वो इशू थे वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड जो थोड़ा बहुत इशू रह गया है वो गोइंग एज पर द प्लान जा रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फर्दर इन्होंने जो इनके नए हॉस्पिटल्स हैं फरीदाबाद सेक्टर 20 एंड मॉडल टाउन न्यू दिल्ली वाला, उसके बारे में बताया कि उसके जो सारे खर्च थे और जो एक्सपेंडिचर थे वो इन्होंने अपफ्रंट ले लिए हैं, डॉक्टर्स को हायर कर लिया है, एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है, एंड जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी ये बियर कर रहे हैं इजीली। एंड जो ये हॉस्पिटल है इसको ब्रेक इवन होने में लगभग 12 मंथ का समय लग जाएगा, तो वो भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 3 मंथ में इनको अच्छा खासा फुटफॉल अपने हॉस्पिटल में दिखाई दिया, अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी इनको अपने इस नए वाले हॉस्पिटल से आ रहा है। तो जनरली जो इनके हॉस्पिटल होते हैं 15 टू 18 मंथ में ब्रेक इवन होते हैं, लेकिन ये वाला जो इनका हॉस्पिटल है ये अगले 12 मंथ के अंदर ब्रेक इवन हो जाएगा, और जो इनका मॉडल टाउन दिल्ली वाला हॉस्पिटल है वो अगले 15 मंथ के अंदर वो भी ब्रेक इवन हो जाएगा, और वहां पर भी जितने अपफ्रंट कॉस्टेड है, जो अपफ्रंट एक्सपेंडिचर है वो इन्होंने ले लिया है। और फर्दर इन्होंने ये बताया कि जो फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल है वो उसमें टोटल 400 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें अभी 125 बेड ही ऑपरेशंस में है। एंड जो इनका दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसमें 300 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें लगभग 120 बेड्स अभी ऑपरेशंस में है। एंड फर्दर आगे चल करके क्वार्टर बाय क्वार्टर ये नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाते जाएंगे। एंड अभी आप ये दोनों हॉस्पिटल्स को अगर आप कुमुलेटिव तौर पर देखें तो 30 से 35% के जो ऑपरेशनल बेड्स हैं अभी, और बाकी 60 टू 65% बेड्स ये कमिंग क्वार्टर्स में ऑपरेशनलाइज करते जाएंगे। तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल और बिजनेस मॉडल। अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली अगर आप इनका पीई देखते हैं दोस्तों तो 38 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है, क्योंकि अपने टॉप से 25-30% गिर चुका है इनका स्टॉक प्राइस। एंड अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर FY27 के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो 26 के आसपास निकल के आता है। तो एक ऐसी कंपनी जो मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हम 30% के रेट से अगले 4 से 5 सालों तक ग्रो करते रहेंगे। और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, Q3 का रिजल्ट उठा के देखें, तो उसमें इनका जो ग्रोथ आया 46% आया। मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है 30% से ग्रो करेंगे और रिजल्ट ये दे रहे हैं 46% का। तो मतलब अगर हम एवरेज पकड़ लेंगे 40% के रेट से भी ग्रो करते रहेंगे, तो एक ऐसी कंपनी जो 40% के रेट से ग्रो कर रही है आपको 25-26 के पीई पर मिल रही है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बिल्कुल लुक्रेटिव है, रीजनेबल है।
एंड मैं तो मेरा तो इसमें इन्वेस्टमेंट है और मेरा और काफ़ी नीचे के लेवल से भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तो इसमें और ऐड करता जाऊँगा जैसे जैसे इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता जाएगा। एंड अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखें तो वो भी 0.8 0.9 के आसपास निकल के आता है, जो कि मुझे काफ़ी सही वैल्यूएशन लगता है दोस्तों। बाकी इन्वेस्टमेंट करने न करने का डिसीजन आपका अपना है। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू दोस्तों।